स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ चैनल के सबसे पहले हो जाएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नाम पर अचानक से कई सारे मीडिया ग्रुप में दावा किया जाने लगा कि कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया है जिसके अंदर ईवीएम को लेकर जनता ने पूरी तरीके से विश्वास जताया है दोस्तों। लेकिन जब हकीकत सबके सामने आई है तो किस तरीके से बीजेपी और पूरा का पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ मीडिया वाले एक्सपोज हो गए हैं दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे कैसे चुनाव आयोग का डायरेक्ट नाम और संघी मानसिकता वाला व्यक्ति पकड़ा गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एक नया आंदोलन दिल्ली के अंदर शुरू होने जा रहा है दोस्तों। बताएंगे कौन सी इंडिया गठबंधन की पार्टी आ रही है अपने समर्थकों को लेकर मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री की ओर से मध्य प्रदेश की पूरी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। बताएंगे कौन है ये नेत्री जो मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और अब बीजेपी वालों को ही एक्सपोज कर रही है दोस्तों। इसी के साथ में ये करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ईवीएम को लेकर भाजपा वाले सबसे ज्यादा डरे हैं कि कहीं ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव ना हो जाए, क्योंकि बैलेट पेपर से बुरी तरीके से डरती है भारतीय जनता पार्टी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए देश का हर चुनाव, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष के द्वारा यह दावा किया गया कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक सर्वे कराया, जनता से पूछा कि आपको क्या चुनाव पर पूरी तरीके से भरोसा है, और एक और सवाल पूछा गया कि क्या आपको ईवीएम सही लगता है या गलत लगता है। इसमें जनता ने कहा कि उनको पूरी तरीके से चुनाव पर भरोसा है, और ईवीएम को लेकर बीएल संतोष दावा करते हैं कि सर्वे के अंदर कहा गया 70% लोगों के द्वारा की ईवीएम एकदम सही है, इसको नहीं बदला जाना चाहिए, ईवीएम सही देश का चुनाव होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता बीएल संतोष जब यह दावा कर रहे थे तब गोदी मीडिया वालों ने बिना जांच पड़ताल किए हुए खुद से अपने आप इस दावे को सही मानते हुए अलग अलग जगह पर रिपोर्ट छापते हुए दावा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्नाटक में चुनाव को लेकर सर्वे कराए हैं और सर्वे के अंदर जनता चुनाव के साथ में खड़ी है और ईवीएम का भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन बाद में पता चला कि यह सर्वे अप्रैल 2025 का है दोस्तों, और वो भी ये सर्वे कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया था। चुनाव आयोग के कर्नाटक राज्य के अंदर सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी अनबू कुमार की ओर से यह सर्वे कराया गया, और इस सर्वे करने वाली जो एजेंसी थी दोस्तों उसका नाम ग्राम है यानी ग्रास रूट रिसर्च एंड एडवोकेसी मूवमेंट। इसे चलाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम है, जो नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता है दोस्तों। और इसने नरेंद्र मोदी के नाम पर एक किताब लिखी हुई है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। और मई 2025 के चुनाव आयोग के सर्वे और करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता वाले व्यक्ति के बावजूद डेक्कन हेराल्ड नाम के अखबार के अंदर बीजेपी के नेता बीएल संतोष और तेजस्वी सूर्या का करीबी माने जाने वाला रिपोर्टर भारत जोशी की ओर से न्यूज आर्टिकल लिखा गया, जिसके बाद बीजेपी वालों ने इसे फैलाना शुरू कर दिया और दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे के अंदर ईवीएम के सपोर्ट में बातें आई है और लोग ईवीएम के साथ में खड़े हैं दोस्तों। यानी सोचिए कि चुनाव आयोग के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और करने वाला भाजपाई समर्थक है, और इतना बड़ा समर्थक है दोस्तों कि इसने मोदी के नाम पर किताब भी लिख दी है और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम भी करता है। और जिस रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट छापी है यानी इतने दिनों के बाद गलत तरीके से कांग्रेस का सर्वे बताने वाला रिपोर्टर भी बीजेपी के नेताओं के करीबी है, तो इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि ईवीएम को लेकर बीजेपी वाले डरे हैं कि कहीं ईवीएम को लेकर जनता के बीच में जो गुस्सा है वो सर्वे में सामने ना आ जाए, और इसीलिए पुराने चुनाव आयोग और बीजेपी समर्थित लोगों के सर्वे को कांग्रेस का सर्वे बताकर ईवीएम के प्रति कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे सवालों को पूरी तरीके से अमान्य घोषित करने की साजिश चल रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से साजिश का नतीजा है, लेकिन अंततः इस पर बड़ा खुलासा हो गया, जिससे पता चल रहा है कि किस स्तर पर ईवीएम को बचाने के लिए बीजेपी वाले उतरे पड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ईवीएम को लेकर गंभीर और कठिन सवाल ना पूछे। अगर आप भी मानते हैं कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से जब चुनाव होंगे तभी देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें 100% जनता का भरोसा होगा, और जब जनता का भरोसा सरकार के साथ में होगा तो सरकार बड़े निर्णय लेगी और जनता पूरा साथ देगी और फिर विकास की गंगा बहेगी। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी राजनीति को अब केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रखेंगे दोस्तों, बल्कि उसके आगे भी लेकर जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनौती दी है, और दक्षिण 24 परगना के अंदर अभिषेक ने एक रैली के दौरान कहा कि तृणमूल कांग्रेस अगर अपने 1/3 कार्यकर्ताओं के साथ भी दिल्ली पहुंच जाए तो फिर ज्ञानेश कुमार पानी की तरह बह जाएंगे। एसआईआर को बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की साजिश बताते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली के अंदर टीएमसी एक बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है और इसके लिए तैयारियां लगातार चल रही है। यानी पश्चिम बंगाल की लड़ाई केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं होगी बल्कि उसके आगे जाने वाली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े आंदोलन का जिक्र किया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं कब भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ेगा तृणमूल कांग्रेस का और कब विरोध होगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी और अपडेट आएगी, तारीख आएगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर तकरीबन 13 लोगों की मौत दूषित पानी पीने के कारण हो गया दोस्तों।
और इस पर बीजेपी के लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं, मामले को जैसे तैसे टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता उमा भारती की ओर से एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार भी अपराध के कटघरे में है, यानी भाजपा सरकार पर भी अपराध के आरोप लगते हैं। और बात एकदम सही है दोस्तों, बीजेपी के लोग कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराध के जो आरोप बीजेपी की सरकार पर है वो भी काफी गंभीर है। इसीलिए सरकार से बड़े बड़े इस्तीफे होंगे, तभी जाकर पता चलेगा और लगेगा कि लोगों की जान गई, तो उसके बाद एक्शन लेते हुए कम से कम जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं मध्य प्रदेश को, और कई लोगों की जान जिनके कारण गई है, उन लोगों को सजा दी गई। अभी तक तो कोई ऐसा इस्तीफा सामने नहीं आया दोस्तों जिससे लगे कि 13 लोगों की मौत के बाद बीजेपी की सरकार थोड़ी भी संवेदनशील है। लेकिन अब ये जो बयान उमा भारती का आया, इससे दबाव और ज्यादा बीजेपी के अंदर बनने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को जेल में भेज दिया गया था, यह बोलकर कि वो शराब घोटाले से सीधा जुड़े हुए हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से जुड़े ईडी और एसीबी के 2 मामले में जमानत मिल गई है, यानी दोनों मामले में जमानत मिल गई है। 2025 जुलाई महीने में उनको गिरफ्तार किया गया था। घोटाला 2019 से 22 के बीच का बताया जा रहा है दोस्तों, और दावा किया गया कि 2100 करोड़ से 3200 करोड़ का राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को हुआ और फायदा कई लोगों को हुआ। और इसमें भूपेश बघेल के बेटे का नाम भी घसीटा गया और चुनाव के बीच में भी गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर दोस्तों जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने जमानत को मंजूरी दे दी। ईडी ने जुलाई में 5 दिन की रिमांड मांगी थी, सितंबर में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं और अन्य मामले में जांच लगातार जारी है। सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि भूपेश बघेल के ऊपर दबाव बने, लेकिन भूपेश बघेल डटकर मुकाबला करने वाले व्यक्ति है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ इसी तरीके से निरंतर लड़ाई जारी रखेंगे और बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं। आप लोग क्या मानते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कट्टर कांग्रेसी नेता वही है जो किसी भी तरीके की स्थिति में जूझने के लिए पूरी तरीके से विचारधारा के प्रति संकल्पित होने के लिए तैयार है, और भूपेश बघेल इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, जो अपने बेटे के ऊपर हो रही कार्रवाई के बावजूद बीजेपी पर निशाना साधने में बिल्कुल नहीं चूकते और भाजपा को आईना दिखाते रहते हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भाजपा नेताओं के दोयम दर्जे की मानसिकता एक बार फिर से सबके सामने आ गई है दोस्तों। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक विवादित बयान आया है। बीजेपी ने ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बनाकर रखा हुआ है और उनकी पत्नी को मंत्री बना रखा है महिला सशक्तिकरण का। ये सोचकर ही अपने आप में आश्चर्य होता है दोस्तों। आपको बता दें कि सोमेश्वर विधानसभा से शीतला खेत मंडल में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान यूपी के बरेली निवासी अक्सर विवादों में रहने वाले गिरधर लाल साहू ने एक और विवादित बयान दे दिया, जिसमें महिलाओं की गरिमा पर ठेस सीधे तौर पर पहुंचाया गया है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं हो पाई है दोस्तों, लेकिन वीडियो में इसी व्यक्ति को बताया जा रहा है और विपक्ष की ओर से निशाना साधा गया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि लड़कियों की कमी नहीं है, बिहार में लड़कियां शादी के लिए 20-25 हजार में मिल जाती है। बीजेपी के नेता के द्वारा इस तरीके के तथाकथित दावे के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने से महिलाओं का खुला अपमान बताते हुए महिला सशक्तिकरण मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, यह मांग की है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा महिला अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने कहा है कि शर्मनाक बयान दे रहे हैं मंत्री और रेखा आर्य और उनके पति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। नौकर की किडनी धोखे से निकालने का आरोप भी इस व्यक्ति के ऊपर लग चुका है दोस्तों। ये विवादित बयान पूरे के पूरे बिहार और अन्य देश की सभी महिलाओं को लेकर दिया गया है। इससे बीजेपी नेता की मानसिकता साफ तौर पर सबके सामने आ रही है। और सोचिए कि इनकी पत्नी महिला सशक्तिकरण मंत्री बनकर उत्तराखंड के उत्थान की बातें कर रही है। महिलाओं का क्या उत्थान कर रही होंगी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, ये तो एक बड़ा सवाल है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हरियाणा के जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने युवाओं को भड़काने वाला बयान दिया है। बीजेपी ने यह आरोप लगाए हैं। अजय चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन के दौरान विवादित बयान दिया और भारत में भी बांग्लादेश नेपाल जैसे आंदोलन की जरूरत है, शासकों के गद्दी से खींचकर सड़कों पर पीटने की जरूरत है। यानी जितने शासक हैं देश के अंदर उनको गद्दियों से नीचे उतार कर पीटने की जरूरत है। जेजेपी के चीफ अजय चौटाला के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। अजय चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता है और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने जननायक जनता पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया और 0 पर ऑल आउट कर डाला दोस्तों, जिसके बाद अब जननायक जनता पार्टी अपना एक पुराना स्वरूप पाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है, रैलियां रोड शो कर रही है। और इस दौरान अब जो बयान अजय चौटाला का आया है ये काफी विवादित बयान है दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति की स्थापना
स्थापित नहीं करने दी जा रही है। माघ मेला जो अब होने जा रहा है उसमें मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कुंभ मेले को लेकर किया जा रहा था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो अतिरिक्त सजगता और सतर्कता से माघ मेले में निर्माणाधीन श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के स्मृति सेवा संस्थान के प्रांगण में पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा और संरक्षा के कार्य संपन्न कर रही है। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन सभी लोग इस तथ्य से अवगत है कि श्रद्धेय नेताजी के प्रति लोगों की आस्था इतनी ज्यादा रही है, इसलिए लाखों की संख्या में लोग यहां पर दर्शनार्थी बनकर आएंगे। इसी कारण सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं और जांच करी जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों वो तंज भी कस रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हर जगह को छोड़कर यहां पर ही जिस तरीके से आकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है, इससे पता चलता है कि कितने डरते हैं मुलायम सिंह यादव की मूर्ति से प्रशासन के लोग दोस्तों, जो पहले मूर्ति नहीं लगाने देने की बातें करते हैं और उसके बाद अब जांच पड़ताल ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी चीज यहां मट्टी में दबा कर रखी गई हो। अखिलेश यादव ने हालांकि तंज कसते हुए बातें कही है। अब देखते हैं मूर्तियां लगाने को लेकर और क्या आने वाले दिनों के अंदर बवाल होगा, विवाद होगा। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अंकिता भंडारी के हत्या के मामले को लेकर आखिरकार अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ऋषिकेश के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया है। प्रदेश के अध्यक्ष को प्रेषित पत्र में उन्होंने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच न कराए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की अस्मिता के साथ निरंतर खिलवाड़ चल रहा है, मगर सरकार मौन बैठी हुई है। अंकिता भंडारी की हत्याकांड मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के ऊपर आरोप लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बोला जो लोग उनका नाम गलत तरीके से घसीट रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक की पत्नी ने यह दावा किया था जिसमें दुष्यंत गौतम का नाम लिया गया था। दोस्तों दुष्यंत गौतम इस बात से नाराज है कि उनका नाम जबरदस्ती का लिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती का फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यह भाजपा के बीच की बात है, लेकिन इस पूरे मामले पर जांच में जो अभी तक एक बात सामने नहीं आई दोस्तों वो ये कि आखिर वो वीआईपी व्यक्ति कौन था जिसके लिए बीजेपी के नेता के बेटे ने पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव बनाया था और इसके बाद अंकिता भंडारी ने जब मना कर दिया तो उनकी हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर दोस्तों वो वीआईपी व्यक्ति कौन था, वीवीआईपी व्यक्ति कौन था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तभी पता चल पाएगा जब सीबीआई जांच होगी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अगर बीजेपी के मुखपत्र के अंदर अचानक से मुस्लिम लीग के द्वारा संचालित अखबार का एक लेख लिखा मिल जाए तो ये क्या चौंकाने वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल चौंकाने वाली बात होगी दोस्तों। और एकदम ऐसा ही हुआ जिससे लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल हुआ ये कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी केरल की एक पार्टी जिसका मुखपत्र चंद्रिका है उसके संपादकीय में यानी उसके अखबार में एक आर्टिकल लिखा गया था। उस आर्टिकल का शीर्षक था यानी उसका टॉपिक था अ लेफ्ट फ्रंट इन क्रम्बल, यानी केरला के अंदर लेफ्ट पार्टी पूरी तरीके से बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है, लेफ्ट पार्टी रेंग रही है। अब इस मामले पर दोस्तों अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मुखपत्र अखबार चलाया जाता है जिसका नाम जन्मभूमि है, उस अखबार के अंदर आईयूएमएल यानी मुस्लिम लीग के मुखपत्र चंद्रिका का आर्टिकल हुबहू उसी तरीके का लिखा हुआ मिला, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के द्वारा लिखे गए लेख को चुराकर भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के अंदर छाप दिया गया। यानी यहाँ भी खुलेआम चोरी की जा रही है, वो भी मुस्लिम लीग के द्वारा लिखे गए आर्टिकल की चोरी की जा रही है। दो शब्द इस पर जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं। 2 जनवरी को नामांकन वापस का आखिरी दिन है। इस बीच नागपुर शहर के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थकों ने उसे अपना नॉमिनेशन वापस लेने से रोकने के लिए घर को ही बंद कर दिया। बीजेपी ने अपने एबी फॉर्म में वार्ड संख्या 13D से विजय होले और किसान गावंडे को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा, लेकिन बाद में गावंडे ने चुनाव में हटने का फैसला लिया, जिससे कार्यकर्ता नाराज हो गए और गावंडे के समर्थकों ने उसे घर के अंदर बंद कर दिया और नॉमिनेशन वापस नहीं लेने दिया। बीजेपी एमएलसी परिणय फूके और स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को शांत करवाया गया, जिसके बाद गावंडे ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। कुल मिलाकर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर एक अलग ही तरीके का विवाद चल रहा है। एक सीट पर 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं पर कार्यकर्ता मना कर रहे हैं नॉमिनेशन वापस लेने से, कहीं पर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा फोन करके बोला जा रहा है कि नाम वापस ले लो। और इस तरीके से लगातार संघर्ष जारी है। हर वार्ड पर कुछ न कुछ संघर्ष चल रहा है। 2-2, 3-3 उम्मीदवार मैदान में उतरे पड़े हैं। शिंदे और बीजेपी के उम्मीदवार कई सारे वार्ड में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों देखते हैं अंततोगत्वा रिजल्ट किस तरीके का 16 तारीख को आता है। इसी के साथ में
मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर दूषित पानी से हुए मौत पर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन मौत पर सीधा हमला बीजेपी की सरकार पर किया है। दोस्तों, उन्होंने मांग की है कि इंदौर की इस घटना पर मंत्री विजय वर्गीय को अपना इस्तीफा देना चाहिए और जो महापौर है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और साथ में जितने भी दोषी हैं उन सभी पर महापौर के साथ में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अधिकारियों के सहारे भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रही है। यह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ डायरेक्ट मामला है और पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। पानी पीने से अब तक दूषित पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अधिकारियों और महापौर में समन्वय की कमी की बात कहे जाने पर जीतू पटवारी की ओर से निशाना साधा गया है। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर के अंदर हर घटना पर बातें बोलते रहते हैं और दावा करते हैं कि इंदौर को वो विकसित शहर के तौर पर बनाएंगे, लेकिन स्थिति आज ये हो गई है कि इंदौर के अंदर लोग जहरीला पानी पी पी कर मर रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके का बयान देते हैं, कभी फालतू की बातें, फुकट की बातें और घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रोष उन लोगों के मन में है दोस्तों जिनके परिजन इस पूरे जहरीले पानी के प्रकरण के कारण जान गंवा चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बता दिया है कि उनको लोगों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं है, वो पूरी तरीके से एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो संवेदनहीन है और आम जनता के मरने पर भी कुछ भी इनको परवाह नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा कैलाश विजयवर्गीय के बारे में। अगर आप भी मानते हैं कि कम से कम इस्तीफा तो कैलाश विजयवर्गीय का होना चाहिए, उससे नीचे समझौते की तो कोई बात ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका के अंदर बेल्लारी में कांग्रेस पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के समर्थकों के बीच में इस तरीके का संघर्ष हो गया दोस्तों की कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्नाटका के बेल्लारी के अंदर वाल्मीकि बैनर फाड़े जाने का मामला काफी ज्यादा गहमा गहमी वाला हो गया और गर्मा गया दोस्तों। यानी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर 3 तारीख को शहर के अंदर प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम होने वाला था और इसके लिए पोस्टर लगाए गए थे। पोस्टर बीजेपी के नेता जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर लगाने के लिए जब कुछ लोग पहुंचे तो जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक भरत रेड्डी के द्वारा वाल्मीकि प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और उनके समर्थक गए थे जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर बैनर लगाने के लिए और विवाद इतना बढ़ गया दोस्तों की पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों पर भी पत्थर फेंके गए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया, हवा में फायरिंग की गई। शुक्रवार को पुलिस ने बीजेपी के विधायक जनार्दन रेड्डी और पूर्व मंत्री श्री रामुलू और शेखर अली खान और सोमशेखर समेत कई लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया है दोस्तों। कुल मिलाकर 3 जनवरी यानी आज बेल्लारी के अंदर वाल्मीकि मूर्ति का अनावरण होने वाला था, लेकिन मूर्ति के अनावरण से पहले दर्दनाक कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है दोस्तों। इसमें सीधा नाम जनार्दन रेड्डी और उनके समर्थकों का आया है। इस पूरे मामले में श्री रामुलू पर भी कार्रवाई को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जो खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिस पर कई सारे क्रिमिनल मामले दर्ज रहे हैं और वो बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जनार्दन रेड्डी वही है जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं और सोचिए कि उसके समर्थकों के द्वारा ये जो दावा किया जा रहा है कि अटैक किया गया, ये काफी गंभीर मामला है। अब इस पर कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी की सरकार को तुरंत और तत्काल बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जनार्दन रेड्डी को जेल में वापस से भेजना चाहिए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता के परिजनों को मुआवजा देकर उनको थोड़ी राहत राशि से संतावना देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का एक अमूल्य सदस्य खो दिया है दोस्तों। काफी गंभीर और दुखद मामला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल बार बार जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज नेता है वे खुश हो जाएंगे और वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने लगेंगे। बीजेपी के नेता अमित शाह को अभी मनाने में सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी नेता को लेकर करना पड़ रहा है तो वो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कई बार बंगाल में सांसद आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले दिलीप घोष है दोस्तों। दिलीप घोष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव जीता हुआ है और इससे पता चलता है कि दिलीप घोष एक ऐसे नेता है जिससे कार्यकर्ता अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि दिलीप घोष आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्योर नेता है, जबकि अमित शाह तृणमूल कांग्रेस से नेताओं को लाल लाकर भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई में भर चुके हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है दोस्तों तो वो शुवेंदु अधिकारी है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 नेता थे, उनको पार्टी में लेकर आया गया था। ऐसे में दिलीप घोष को मनाने का प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह गए थे। इसके बाद लोगों को लगा कि शायद दिलीप घोष मान जाएंगे, लेकिन दिलीप घोष काफी नाराज है दोस्तों। उन्होंने एक बार फिर से बयान जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर ही बोला कि हम लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर पार्टी ये सोच रही है कि हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद वाले मामले पर ही बयान देकर या इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही चुनाव जीत जाएंगे तो ये बात एकदम गलत है। हम लोगों को असली मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद के मुद्दों से वोट नहीं मिला करते और चुनाव नहीं जीता करते। उन्होंने राम मंदिर वाला एग्जाम्पल देते हुए कहा कि राम में मंदिर बनाया गया, भव्य मंदिर बनाया गया अयोध्या में, इसके बावजूद हम लोग चुनाव हार गए। तो इससे पता चलता है कि केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, इससे वोट नहीं मिलते हैं। टीएमसी के नेताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा है, यानी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं की, और उनका इशारा है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है वही लोग पार्टी के कट्टर
कट्टर नेता है, उन्हीं पर विश्वास जताया जा सकता है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी और अन्य जो टीएमसी से आए हुए नेता है दोस्तों, उन्हें लेकर दिलीप घोष खुलकर मैदान में उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह को भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह को लगता है कि बाहर से लोगों को ला लाकर बीजेपी में भरकर चुनाव जीत जाएंगे और भाजपा के जो पुराने नेता है उनको साइडलाइन कर देंगे, तो अब बीजेपी के पुराने नेता ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंपोर्टेड नेताओं का विरोध कर रहे हैं और अमित शाह की पॉलिसी का भी विरोध जमकर चल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कौन सा मोड़ आ जाए ये कहना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन इस बार मुकाबला किसी चुनावी रैली या पोस्टर वॉर से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि थाली में सजे गर्मा गर्म बाटी चोखे से जुड़ा हुआ है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में एक ऐसी दावत का आयोजन किया गया जिसकी खुशबू दिल्ली तक अब महसूस की जा रही है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि साल के पहले दिन ब्राह्मण बनाम संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ब्राह्मण विधायकों वर्सेस बीजेपी के अन्य नेताओं का मामला चल रहा है, अखिलेश यादव ने उसमें घी डालने का काम किया है। अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई के साथ में बाटी चोखा के जरिए इसे और ज्यादा भुनाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में आयोजित इस भोज में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाटी चोखा हमारे उत्तर प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति का हिस्सा है और इसे आपसी झगड़ों या गंदी राजनीति में घसीटकर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को बिना किसी पाबंदी के एक साथ बैठकर भोजन करने का हक है। समाजवादी पार्टी का यह बयान दरअसल बीजेपी के विधायकों और एमएलसी के प्रति सहानुभूति के तौर पर देखा गया, जिन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर बाटी चोखा खाने पर फटकार सुननी पड़ी थी। यानी ब्राह्मण विधायकों ने बाटी चोखा खाया था तो उनको बीजेपी के द्वारा फटकार लगाया गया था। अखिलेश यादव ने इसी और इशारा करते हुए बयान दिया है दोस्तों। एक तरीके से अखिलेश यादव अभी भी ब्राह्मण समाज के विधायकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के अंदर फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग किस पर क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।